नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह जो सो लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके का जो सो हम लोग ग्रुप डिस्कशन जो सो का सीरीज जो चल रहा है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास के। और हिस्ट्री में जो सो प्राचीन भारत जो सो हम लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। और इसमें जो सो 5 पार्ट हो चुका है, यानी कि वैदिक सभ्यता तक। ठीक है, तो आज जो सो हम वैदिक सभ्यता में जो है पार्ट 1 हो चुका है, तो इसका जो सो पार्ट 2 जो सो आज हम लोग जो सो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो ये है लूसेंट का सामान्य ज्ञान, और इसमें जो सो हम लोग वैदिक सभ्यता जो सो पढ़ रहे थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें पार्ट 1 जो सो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जो सो चैनल पर जा करके जो सो आप जो सो पहले पार्ट 1 को जो सो रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आप लोगों से, क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। ठीक है, ये जो सो वैदिक सभ्यता में जो सो आधा हुआ था और आधा शेष रह गए थे, उसका क्वेश्चन है। बताना है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को, सोमरस। क्या था? सोमरस। बताएंगे यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, उसका नाम बताना है। ठीक है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, नाम बताना है। पहला है, हम बोल रहे हैं आप लोगों को, वास, अधिवास और उष्णीस। ठीक है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था, याद रखिएगा। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? निवी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे क्या। क्वेश्चन है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे। तो याद रखेंगे कि संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़ और घुत कीड़ा। ठीक है, ये सब जो है सो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। संगीत, रथ दौड़ और घुड़ दौड़, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि किसको जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, महर्षि कनाद। किसे कहते हैं? महर्षि कनाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों याद रखेंगे, पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रखेंगे, पशुपालन एवं कृषि था। अगला क्वेश्चन है कि न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था किसको। ठीक है, वैदिक सभ्यता में कहा गया है कि न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था किसको। तो याद रखेंगे कि गाय को अधन्य, क्या कहा गया है? गाय को अधन्य, न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में जो सो मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है, ऐसा वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु बता दीजिए। क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था। तो दोस्तों याद रखेंगे कि आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। बताएंगे कि सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे। सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है आप लोगों को, इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी और उसे किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। क्या थी? लोहा थी, और उसे श्याम अयस्क कहा जाता था। श्याम अयस्क कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है कि तांबे को क्या कहते थे उस टाइम, यानी कि वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था। तो याद रखना लोहित अयस, क्या कहा जाता था, लोहित अयस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बताएंगे कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान मतलब जो सो किस सदी में प्राप्त हुआ। याद रखना है कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे ईसा पूर्व 8वीं सदी में, ईसा पूर्व 8वीं सदी में, ईसा पूर्व 8वीं सदी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे। व्यापार हेतु व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे। तो याद रखना पन्नी कहते थे। क्या कहते थे, पन्नी कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि लेन देन में किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी उस टाइम जो है, यानी कि वैदिक सभ्यता में लेन देन में मतलब किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी। तो दोस्तों याद रखना आप लोगों को वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था। तो याद रखेंगे वेक नोट, यानी कि सूदखोर कहा जाता था। वेक नोट, वेक नोट सूदखोर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती थी। नाम बताना है कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती थी। तो याद रखना है अग्नि के, किनकी पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है कौन सी नदी। यानी कि ऋग्वेद में वर्णित कौन सी नदी सबसे पवित्र नदी है। तो याद रखेंगे सरस्वती। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख कितने बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है। तो याद रखेंगे एक बार। कितनी बार, एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना 3 बार। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है। तो याद रखना है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो यह 4 नदियों का नाम आप लोगों को याद रखना है, सरस्वती नदी, उसके बाद में गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे कौन। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे कौन। तो याद रखना है प्रजापति। कौन थे, प्रजापति, प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसका याद रखना है कि विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय मतलब किस प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो याद रखना है राजसू यज्ञ। कैसा यज्ञ, राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर जो है सो निर्धारित होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में बताना है कि हल को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों याद रखना हल को सीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीरा कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि हल रेखा को क्या कहा जाता था। हल रेखा को क्या कहा जाता था। तो याद रखना सीता। क्या कहा जाता था,
सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में दो जो है सो मुद्रा की इकाइयाँ थी जिसका नाम बताना है आप लोगों को। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी दो गो, तो उसका नाम बताना है आप लोगों को। तो उसका आंसर होगा निष्क और शतमान। निष्क और शतमान, निष्क और शतमान याद रखेंगे दो गो। उत्तर वैदिक काल में यह भी याद रखना है आप लोगों को कि सिक्के के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में। सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, तो इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? इनके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो याद रखेंगे 25। कितने हैं? 25 हैं, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। पहला तत्व कौन सा है? प्राकृतिक। पहला तत्व कौन सा है? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो दोस्तों याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फिर से दोबारा बोल रहे हैं क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसी उपनिषद यानी कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो कुछ याद रखेंगे फूटी नाव से। किससे की गई है? फूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जाती थी। याद रखना है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जाती थी। तो बताएंगे कि बताना है गायत्री मंत्र किस देवता को से संबोधित है? गायत्री जो मंत्र है वो किस देवता को संबोधित है? तो याद रखना है सवित्री नामक देवता। कौन देवता? सवित्री नामक देवता। सवित्री नामक देवता, जिसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। जिसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दात्रेय ऋषि के बेटे किसने शुरू की थी? नाम बताना है कि श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे किसने शुरू की थी? तो याद रखना है निमि ने। किसने शुरू की थी? निमि ने शुरू की थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है सो किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना है कौशाम्बी। कहाँ में? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में याद रखेंगे। महाकाव्य दो हैं जिनका नाम बताना है, यानी कि दो महाकाव्य हैं जिनका आपको नाम बताना है। तो याद रखेंगे महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो याद रखेंगे जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बताएंगे कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि युद्ध का नेता या एवं वर्षा का देवता कहे जाते हैं कौन? क्वेश्चन है युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता कहे जाते हैं कौन? तो याद रखना है इंद्र। कौन कहे जाते हैं? इंद्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ मतलब कौन से देवता को माना जाता है? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ किन देवता को माना जाता है? तो याद रखेंगे अग्नि। कौन से देवता है? अग्नि। बताएंगे कि वनस्पति के देवता कहे जाते हैं कौन?
वनस्पति के देवता, तो याद रखना है सोम, किनको कहते हैं, सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं का देवता, पशुओं का देवता कहते हैं किनको, प से ही नाम है, बोलिए आप लोग, पशुओं का देवता कहते हैं किसे, तो याद रखना पूषण, किसे कहते हैं, पूषण को। आंधी तूफान का देवता, आंधी तूफान का देवता कहते हैं किसे, तो याद रखना है मरुत, किसे कहते हैं, मरुत को कहा जाता है आंधी तूफान का देवता। अगला क्वेश्चन है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, तो याद रखेंगे विष्णु, किन्हें कहते हैं, विष्णु को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये था वैदिक सभ्यता में जो है सो पार्ट 2 था, और ये जो है सो पूरे वैदिक सभ्यता हम लोग खत्म हो चुका है। और एक छोटा सा चैप्टर है महाजनपद का उदय, ठीक है, महाजनपद का उदय 5वां नंबर, इसको भी आज हम लोग जो है सो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है सो खत्म करेंगे। तो बताइएगा, बताना है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व केवीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों में बांटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व केवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। तो याद रखना है 6ठी शताब्दी, केवीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी में। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ किससे मिलती है, इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ किससे मिलती है, तो याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय से, किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी, जो 16 महाजनपद है उसके बारे में पूछ रहे हैं, अंग की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है चंपा, कहाँ थी, चंपा। यह जो है सो भागलपुर मुंगेर बिहार के क्षेत्र में है, भागलपुर मुंगेर बिहार के क्षेत्र में है। बताएंगे मगध की राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह। ये जो है सो पटना गया बिहार क्षेत्र में है, पटना गया बिहार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है काशी की बता देंगे राजधानी, काशी की राजधानी बता दीजिए, वाराणसी, कहाँ राजधानी थी, वाराणसी थी। ये वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताएंगे वत्स की राजधानी कहाँ थी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, वत्स महाजनपद के, तो याद रखना है कौशाम्बी, कहाँ थी, कौशाम्बी। यह इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यह इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी, वज्जी महाजनपद की राजधानी, तो याद रखेंगे वैशाली या विदेह या मिथिला, ठीक है, वैशाली या विदेह या मिथिला, ये तीनों याद रखना है। यह जो है यह वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कौशल देश की बताएंगे राजधानी कहाँ थी, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है श्रावस्ती, कहाँ राजधानी थी, श्रावस्ती। यह फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रहेंगे फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अवंती देश की राजधानी कहाँ थी, अवंती देश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखेंगे उज्जैन या महिष्मती, उज्जैन या महिष्मती। यह मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, यह मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि मल की राजधानी कहाँ थी, मल महाजनपद के, मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है कुशावती, कहाँ थी, कुशावती। यह देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखेंगे अहिछत्र या कामपिल्य, अहिछत्र एवं कामपिल्य। यह बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद यूपी में पड़ता है, ठीक है, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे चेदी महाजनपद की राजधानी, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है शक्तिमती, कहाँ राजधानी थी, शक्तिमती। यह क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कुरु महाजनपद की राजधानी, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है इंद्रप्रस्थ, कहाँ राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। यह दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के
कुछ क्षेत्र में पड़ता है। यह दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, मत्स्य महाजनपद की राजधानी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी तो याद रखना है विराटनगर। कहाँ है? विराटनगर। विराटनगर याद रखेंगे। यह जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना हाटक। क्या नाम है? हाटक। यह राजौरी एवं हजरा के क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? याद रखना है महाजनपद में कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों याद रखेंगे मथुरा। कहाँ राजधानी थी? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है पोटली या पोतम। पोटली या पोतम, यह गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। लास्ट बताइएगा कि गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे तक्षशिला। कहाँ राजधानी थी? तक्षशिला। यह रावलपिंडी और पेशावर यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये था आज का हमारा ग्रुप डिस्कशन जो आप लोगों के लिए। तो जो सो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।